अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोकियोमेट्री। बिफोर स्टोकियोमेट्री हमने डिटेल में मोल को डिस्कस किया और साथ मैंने एवोगाड्रोस नंबर को भी डिस्कस कर दिया था। आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन की। स्टूडेंट्स इस बात को ज़हन में रख लें कि वाई वी नीड स्टोकियोमेट्री। लास्ट में भी मैं इसके 3 यूजेस बताऊंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आखिर जब हमारे पास मोल था, जब हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर था, तो फिर हमें स्टोकियोमेट्री क्यों चाहिए थी, क्या रीज़न है कि वी नीड स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री हमें तब चाहिए जब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहली बात, हमें स्टोकियोमेट्री कब चाहिए? व्हेन वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हमें तब भी स्टोकियोमेट्री चाहिए। जब हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करनी है तब भी हमें स्टोकियोमेट्री चाहिए। और जब हम रेशियो, इफ़ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एन एटम्स और एलिमेंट्स, अगर हमें किसी भी कंपाउंड में रेशियो फाइंड करनी है एलिमेंट्स की, एटम्स की, तो हम तब भी किसका सहारा लेते हैं? हम तब भी सहारा लेते हैं स्टोकियोमेट्री का। 3 बातें बताई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी हो तब स्टोकियोमेट्री चाहिए। नंबर 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मैसेज फाइंड करने हो तब स्टोकियोमेट्री चाहिए। और 3rd, जब रेशियो ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करनी हो तब भी आपको क्या चाहिए? स्टोकियोमेट्री चाहिए। तो बेसिकली स्टोकियोमेट्री क्या है? इट्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशन। स्टोकियोमेट्री हमें बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें एटम्स की रेशो का भी पता चल जाता है, हमें एलिमेंट्स की रेशो का भी पता चल जाता है, हमें मैसेज ऑफ रिएक्टेंट भी पता चल जाते हैं, हमें मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स भी पता चल जाते हैं। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आपको रिएक्टेंट के मास का भी पता चलेगा, आपको प्रोडक्ट के मास का भी पता चलेगा, आपको एटम्स की रेशो का भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या था? Stoichiometry is the branch of chemistry that deal with the quantitative relationship. Branch of chemistry that deals with the quantitative relationship between reactants and products. Branch of chemistry that deals, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम मुतालिया करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, जिसमें हम बात करते हैं अमाउंट की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें अमाउंट की बात की जाए, जिसमें मिकदार की बात की जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बच्चे से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है, तो आप बताएंगे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें हम अमाउंट की बात करते हैं, जिसमें हम मिकदार की बात करते हैं। और याद रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता है या जो प्रोडक्ट्स का मास होता है उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट। फिर बता रहा हूँ, आपने एक इक्वेशन लिखी, उसमें आपको रिएक्टेंट के मास का भी पता चल गया, आपको प्रोडक्ट के मास का भी पता चल गया। तो जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट। तो डेफिनेशन क्या था? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। शर्त क्या है? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज अ स्टोकियोमेट्री। अब स्टोकियोमेट्री का मतलब ही क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब ही क्वांटिटेटिव है। अब स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या थी? मैंने बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की मिकदार होती है या जो प्रोडक्ट्स की मिकदार होती है उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स
आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अब जरा एग्जाम्पल पे आ जाएं, बाद में कुछ चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, मैंने हाइड्रोजन ली है, ऑक्सीजन ली है, और हमारे पास क्या बन गया है, वाटर। अब पहली बात अगर मैं चेक करूं, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और हमारे पास जो वाटर बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल। जरा गौर कीजिएगा, इन दिस इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद हमारे पास वाटर बना, और जो वाटर की मिकदार थी वो कितनी थी, 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, 2 मोल वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल पानी बन रहा है आपके पास। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मुझे पता है कि जो H2 है, 1 मोल हाइड्रोजन का मैस है 1.008 ग्राम। हम कहते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H। अगर मैं H की बात करूं तो मैं कहूँगा 1 ग्राम। 2 मोल 2 ग्राम, 3 मोल 3 ग्राम, 4 मोल 4 ग्राम। तो जाहिर सी बात है मोल तो 2 हैं, लेकिन जब 2 मोल्स ऑफ H2 तो ये हमारे पास टोटल कितना बना, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास O का जो मास है, ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, जस्ट O, उसका जो मैस है वो 16 ग्राम है। तो अब हमारे पास O2 है, तो जाहिर सी बात है इसका मैस कितना होगा, 32 ग्राम। और हमारे पास जाहिर सी बात है जब 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमारे पास वाटर कितना बनेगा, 36 ग्राम। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और ये मिलने के बाद जो वाटर बना रहे हैं वो 36 ग्राम है। और यहाँ से सीखने को क्या मिला कि ये जो 4 ग्राम है, ये जो 32 ग्राम है, ये जो 36 ग्राम है, इनको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। गौर कीजिएगा, ये वाली भी आपके पास स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट है, ये वाली भी आपके पास स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट है, और ये वाली भी आपके पास क्या है, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। मतलब 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम, इन्हें हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं C+O2, तो हमारे पास क्या बन गया, CO2। हमने यहाँ से पहली चीज़ क्या देखनी है कि हमारे पास कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने मोल बन रही है, 1 मोल। बेटे गौर करें इस बात पे, 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, और 1 मोल ही आपके पास क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें इनकी अमाउंट फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो कार्बन है वो कितना है हमारे पास, 12 ग्राम। O2 कितना है हमारे पास, 32 ग्राम, क्योंकि हमें पता है इसका 1 मोल बराबर है 32 ग्राम के। और हमें पता है 1 मोल ऑफ CO2 बराबर होता है 44 ग्राम के। अगर आप मोल्स को डबल करेंगे इसका मतलब आपने अमाउंट को डबल कर दिया। अब देखें 32 और 12 44, अगर आप 32 को 12 में ऐड करें तो आपके पास क्या बन रहा है, 44। एक चीज़ बता दूं, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट भी 36 ग्राम है, प्रोडक्ट भी 36 ग्राम है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट 44 ग्राम, प्रोडक्ट भी क्या है, 44 ग्राम। इस चीज़ को रजिस्टर पे लिख लें कि सर ने इस बात को मेंशन किया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताना है। अब ये हमारे पास 12 ग्राम, 32 ग्राम और 44 ग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लाज, बड़े 2 इंपॉर्टेंट लाज हैं जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ओबे होते हैं। उसके बाद मैं इसके अजम्पशंस पे चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या बनेगी, लाज ओबेड, कि वो कौन कौन से लाज हैं जो स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स में या स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ओबे होते हैं। उनमें सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस
दूसरा हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये हमारे पास दो लॉज हैं जो स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ओबे होने चाहिए, जो स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में क्या होने चाहिए, ओबे होने चाहिए। पहला कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बड़ी शॉर्टकट सी डेफिनेशन बताऊंगा, किसकी भला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो सबसे पहले हमारे पास दो डेफिनेशन बनेगी, वो किसकी बनेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है हमारे पास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हो। आ जाएं जरा यहां, हमने कहा था 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल पानी बना। हमने कहा 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट का मास बना 36 ग्राम। इसका मतलब है प्रोडक्ट का मास भी कितना बनेगा, 36 ग्राम। यहाँ से हमने क्या सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल 1 लिखी है, एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या सीखा कि हमारे पास 36 ग्राम रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट भी कितना बना है, 36 ग्राम। 36 ग्राम रिएक्टेंट से 36 ग्राम प्रोडक्ट। और यहाँ से सीखा क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को पैदा कर सकते हैं, ना ही आप उसको तबाह कर सकते हैं, बट चेंज, आप उसकी हालत बदल सकते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मास को पैदा नहीं किया जा सकता, मास को तबाह भी नहीं किया जा सकता, बट चेंज किया जा सकता है एक हालत से दूसरी हालत में। तो अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाएं, जो ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या कहा, हमने कहा कि 44 ग्राम रिएक्टेंट है, 44 ग्राम क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। 44 ग्राम रिएक्टेंट और 44 ग्राम प्रोडक्ट, मतलब 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। इस किस्म के रिलेशन को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब जरा गौर कीजिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। हमें अगर घर में चाय बनानी हो, मिसाल सुने, हमें घर में क्या बनानी हो, चाय, तो हम उस चाय को बनाने से पहले हमें पता है कि किस चीज़ की कितनी अमाउंट डालनी है, किस चीज़ की कितनी रेशो डालनी है, दूध कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, कितने कप बनाने हैं, पानी कितना डालना है, वो तो मैं भूल ही गया, वो तो हम लाजमी डालते हैं। दूध कितना चाहिए, पत्ती कितनी चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, और चाय बनानी कितनी है। मतलब हमारे पास रेशियो है। यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम घर में चाय तैयार करते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि फ़र्ज़ कर लें कि चाय एक कंपाउंड है और उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी रेशो क्या है, फिक्स है। इसका मतलब क्या है, एवरी कंपाउंड हैव फिक्स रेशो ऑफ एन एटम, एवरी कंपाउंड हैव फिक्स रेशो ऑफ एन एलिमेंट्स। हर कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशो फिक्स होती है, हर कंपाउंड में एलिमेंट्स की रेशो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप कहते हैं ना
वाटर का फार्मूला ये है, तो हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। एवरी कंपाउंड हैव अ फिक्स रेशियो ऑफ एन एटम्स, हर कंपाउंड में एटमों की रेशियो क्या होती है, फिक्स। आल्सो इंक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज, हत्ता के इनकी मिकदारें भी, हत्ता के इनके मैसेज भी। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अब स्टोकोमेट्रिक अजम्पशंस क्या हैं, 2 अजम्पशंस हैं, वो गौर से सुन लें। स्टोकोमेट्रिक अजम्पशन में अगर हम ये कहते हैं कि मैस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट, तो इसकी पहली अजम्पशन यही बनती है कि रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट के मैस के बराबर कब होगा, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, अगर तमाम के तमाम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है, ऑल द रिएक्टेंट्स completely converted into product, के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तभी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। और दूसरी बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो साइड रिएक्शन अक्कर। मैं नो साइड रिएक्शन को अगर बच्चों को बताना चाहूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपका रिएक्टेंट किसी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व ना हो। इसे कहते हैं नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आर फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनानी, नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ज़रा देखें स्टोकोमेट्री में सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर लॉज। पहले क्या था, डेफिनेशन, फिर क्या डिस्कस की, एग्जाम्पल, और उसमें स्टोकोमेट्रिक अमाउंट्स को डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि वो कौन कौन से लॉज हैं जो स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं। और तीसरी बात जो मैंने बताई वो आप लोगों को क्या बताई, अजम्पशंस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, लॉज ओबेड और अजम्पशंस। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।